हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्रेड सिविल एंड सेक्रेड गुरुकुल। सो इस वीडियो में इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हुक्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दैट एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ प्रीवियस चीज़, जैसे कि हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है, हुक्स लॉ में जो इलास्टिक कांस्टेंट की बात किया था हमने कि ई क्या होता है, आपको जी क्या होता है, म्यू क्या होता है एंड के क्या होता है, इन सब के रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखे। अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा तो पहले जाके हुक्स लॉ के जो प्रीवियस सेशन है वो पूरा कंप्लीट देख लेना। इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो लास्ट क्लास में बताया था कि यूनी एक्सल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं तो किस तरीके के एनालिसिस, स्ट्रेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ के फर्स्ट हेडिंग जो आपके आ जाएंगे दैट इज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ में फर्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपको कि जैसे कोई अगर लोड अप्लाई कर रहे हो तो यूनी एक्सल डायरेक्शन में अप्लाई करना है या बाय एक्सल डायरेक्शन में अप्लाई करना है, किस डायरेक्शन में आप अप्लाई करते हो। तो जैसे कि ये कोई यूनी एक्सल की बात करते हैं फर्स्ट वन, तो एक कोई हमने क्यूब ले लिया छोटू सा। ये कोई क्यूब है, ये डायरेक्शंस क्या होगा, सिग्मा एक्स, ऊपर क्या जाएगा आपको सिग्मा वाई, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा सिग्मा जेड। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ए बी सी डी मान लो या फिर लेंथ ले लो, विड्थ ले लो और डेप्थ ले लो, जो आपकी चॉइस हो, बिकॉज दिस इज अ क्यूब। मे बी रेक्टेंगुलर सेक्शन में हो सकता है, जो भी आपको सेक्शन, नॉट इवन फॉर द क्यूब की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शंस की बात करें, किसी भी तरीके का बॉडी हो, उस बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनी एक्सियल डायरेक्शन, तो यूनी एक्सियल डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना, एक डायरेक्शन में लोड लगाना। जैसे कि अगर एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम एक्स डायरेक्शन में खींचेंगे, वाई डायरेक्शन की बात करते हो वाई डायरेक्शन आपका होगा, जेड थर्ड वन डायरेक्शन। तो यूनी एक्सल डायरेक्शन जैसे कि पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हमने कि यूनी एक्सल डायरेक्शंस क्या होते हैं, बाय एक्सल डायरेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग, फर्स्ट वन यूनी एक्सियल लोडिंग। तो लास्ट क्लास में जो भी लास्ट सेशन हुए तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, आई थिंक सो फार्मूला आपको याद होंगे कि अगर हम नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात करें, स्ट्रेसेस कितने तरीके के थे, आपको दो तरीके स्ट्रेस था, एक नॉर्मल स्ट्रेस था, एक शियर स्ट्रेस था। वी ऑलरेडी डिफाइंड दिस थिंग कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, एटसेट्रा। तो अगर हम अप्लाई करते हैं कि लेट द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन, लेट इसको ए बी सी डी मान लो कि इसको हमने लेंथ ले लिया, इसको हमने विड्थ ले लिया, बी ले लेते हैं इसको, ठीक है, इसको डी ले लेते हैं, क्लियर। तो लेट नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन इज व्हाट, क्या हो जाएगा आपको, ये एक्स डायरेक्शन में क्या दिख रहा है सिग्मा एक्स, तो दैट इज द सिग्मा एक्स, गॉट इट। एंड देर इज नो एनी स्ट्रेसेस इन द वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। वी कैन टेक कि अगर हम ट्रायक्सियल की बात करेंगे तो ट्रायक्सियल में वाई भी कंसिडर करेंगे और जेड भी कंसिडर करेंगे। अगर 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टू डायमेंशनल की बात करते हैं, जिसको प्लेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें हम एक्स और वाई कंसिडर करते हैं। स्पेस की बात करते हैं, इसमें 3D आता है आपका, वहां पे आप एक्स वाई और जेड की बात करते हैं। यहां पे बात करें इफेक्ट ऑफ यूनिएक्सियल लोडिंग की बात करते हैं, किसी एक डायरेक्शन की बात है, इधर वी विल टेक एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो लेट द नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एक्स डायरेक्शन इज सिग्मा एक्स एंड देर इज नो स्ट्रेस इन y एंड z डायरेक्शन, गॉट इट। इसमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस जो है वो नहीं है, किसमें, z डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस जो फंक्शन वर्क कर रहा है वो आपको x डायरेक्शन में, तभी ये कहला रहा है यूनी एक्सियल लोडिंग, गॉट इट। अब सवाल ये है कि इसमें आपने L लिया, B लिया और D लिया, कि तीन डायमेंशन लेंगे, तीनों लेंथ के रेस्पेक्ट में, विड्थ के रेस्पेक्ट में और डेप्थ के रेस्पेक्ट में, जो भी आपको इच्छा है कहीं से भी आपको इंटरचेंज कर सकते हो, देयर इज नो एनी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ को हम इसी को लेंगे, बट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में जो होगा वो आपका लेंथ होगा, ओके। उसके बाद विड्थ भी ले सकते हो और डेप्थ भी ले सकते हो। तो लेट एल, बी एंड डी,
तीनों डायमेंशंस L, B एंड D आर द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर इलास्टिक एलिमेंट। क्योंकि अगर क्यूब लेते तो ए तीनों ले लेते तो बेटर है कि आपको एलबीडी के फॉर्म में लेके चलो, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर होते जाए। लेट अस let L, B, D are dimension of a rectangular elastic element. Rectangular elastic element. Got it? Elastic element in एक आपका x में था, b आपका y में था एंड जो d था वो z डायरेक्शन में था, z डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इन x, y एंड z डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, सो द लोडिंग डायरेक्शन इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस। ये क्या कहला रहा है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस। दिस इज द अलोंग द लेंथ, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस। तो x इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, यानी कि x आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, और y एंड z डायरेक्शन इज कॉल्ड द लेटरल डायरेक्शन, और कह सकते हो ट्रांसवर्स डायरेक्शन। एक ही चीज है। ट्रांसवर्स डायरेक्शंस क्या हो गया कि जो आपका लोड लग रहा है, जो आपका फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कह सकते हो, या लेटरल डायरेक्शंस कह सकते हो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह सकते हो। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था जब हम पॉइजंस रेशियो देख रहे थे, जब हम म्यू की बात करते हैं कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एट दैट टाइम ऑलरेडी वी विल डिस्कस दिस थिंग। सो लेटरल डायरेक्शंस क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसफर डायरेक्शंस क्या होते हैं। सो जस्ट नोट डाउन लाइन, it's x, y, z directions respectively. The loading direction is longitudinal. यानी कि कौन सा हो गया? अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस की बात करते हैं तो x डायरेक्शन, इसको शॉर्टकट में से लिख देते हैं, एंड y और z की बात क्या करोगे? y और z क्या हो जाएगा? y और z इज लेटरल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन, और क्या कह सकते हैं? ट्रांसवर्स डायरेक्शंस। ओके, तो ये आपके दो अलग अलग टर्म्स हो गए कि लेटरल डायरेक्शंस कौन कहलाता है, ट्रांसफर डायरेक्शंस कौन कहलाता है, या फिर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस कौन कहलाता है। तो अब सवाल ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है? स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। ध्यान से सुनिएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। तो लोडिंग डायरेक्शंस क्या कहला रहा है? एक्स डायरेक्शन आपका लोडिंग है, तो बाकी के y और z में क्या चेंजेस आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। तो दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने कि पॉइजंस रेशियो क्या होता है। पॉइजंस रेशियो जो टर्म लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट विल बी द नेगेटिव। तो जो पॉइजंस रेशियो का जो वैल्यू जो वेरी करता है वो कहां कहां से वेरी करता है? -1 से लेके 0.5 तक। बट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से जो हम देखते हैं, इंजीनियरिंग वर्क में, इंजीनियरिंग मटेरियल में जो हम यूज करते हैं, द वैल्यू वेरी बिटवीन द 0 to 0.5। बाकी के लेस देन 0 जो होता है, जैसे कि रेहोपेटिक मटेरियल के लिए हो गया, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको कहां से कहां तक फोकस करना है? कभी ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए कि जो एंटायरली वैल्यू जो वेरी करता है पॉइजंस रेशियो का, वो -1 से 0.5 के बीच में होता है। बट इंजीनियरिंग के अगर वर्ड यूज कर लिया जाए कि इंजीनियरिंग मटेरियल के लिए अगर हम यूज करते हैं, तो वो ओनली 0 से लेके 0.5 तक के बीच वेरी करता है। ठीक है, तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट जो भी पॉइजंस रेशियो के वैल्यू, जैसे कि माइल्ड स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉर्क हो गया, कॉन्क्रीट हो गया आपका, सम ऑफ द डक्टाइल मटेरियल, सम ऑफ द ब्रिटल मटेरियल एंड प्लास्टिक एटसेट्रा, तो ये हमें ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये आपको यहां से पता चल गया। तो एप्सिलॉन एक्स की बात करते हैं, तो एप्सिलॉन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे? देखो यहां पे एप्सिलॉन एक्स यानी कि एल है, तो यानी कि चेंज इन लेंथ, तो यू कैन राइट इट एट, कहीं पे आपको डेल्टा एल बाई एल ऐसा भी मिलेगा, कहीं पर डेल्टा एल बाई एल आपको ऐसा भी मिलेगा। डोंट गेट कंफ्यूज कि ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं, दोनों एक ही चीज है। ओके, तो डेल्टा एल बाई एल का मतलब क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि सपोज दैट कि ये कोई बॉडी है, इसमें हमने एक्स डायरेक्शन सिग्मा एक्स लगाया, तो ये आपको क्या हो गया? डेल्टा एल, और ये क्या हो गया आपका? टोटल एल।
गॉट इट। तो क्या हो गया स्ट्रेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू, ये भी डेल्टा एल ही एल बाई लिखा हो। तो इस केस में आप इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर डिस्क्राइब करना हो या एक्सप्लेन करना हो तो किस तरीके से करोगे? E इक्वल्स टू क्या बताया था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। E इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सो यू कैन जस्ट राइट इट एज एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई। आई होप सो दिस इज क्लियर। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट क्लास में जब आपके 4 इलास्टिक कांस्टेंट बताए थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपके बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, shear modulus of elasticity and Poisson's ratio। तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट इन इंजीनियरिंग मटेरियल, जो कि आपको सोम में भी यूज होता है, स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, आरसीसी में भी यूज होता है, स्टील में भी यूज होता है, काफी जगह पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी यूज होता है, काफी जगह पे यूज होता है, इवन सॉइल मैकेनिक्स में भी यूज होता है। तो ये जो टर्म है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो हम इसको स्ट्रेन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई। कहीं पे कोई दिक्कत? कहीं पे, क्योंकि इस तरीके का जो टर्म्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होंगे। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, ये कि कैसे, अगर आपको एप्सिलॉन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे चीजों को सिग्मा एक्स का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि आपको एक टर्म्स बता रखा है स्टील के केसेस में। when you are talking about the steel, तो स्टील के केसेस में क्या होता है कि E equals to 2 into 10 to power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर एनी टाइप ऑफ स्टील। चाहे हम माइल्ड स्टील की बात करें, HVSD बात की बात करें, HTS बार, CTD बार की, किसी भी तरीके के स्टील की बात कर लो, सारे का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, 2 into 10 to power 5। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, E का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस आई थिंक जो थर्ड सेशन में देख रखा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट कि एप्सिलॉन आपके पास आ गया, एप्सिलॉन एक्स आपके पास आ गया। अब हम बात करते हैं म्यू का। म्यू क्या कहलाता है आपका, पॉइजन्स रेशियो। तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ एप्सिलॉन वाई बाय एप्सिलॉन एक्स। वाई, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अभी आपको कौन सा बताया ऊपर, ध्यान से देखिए। लेटरल स्ट्रेन आपको y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में जो होगा वो आपको लेटरल स्ट्रेन कहलाएगा। जो x डायरेक्शन में है वो आपको क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। तो लेटरल पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इधर यू जस्ट टेक इट एज एप्सिलॉन y और एप्सिलॉन z, देयर इज नो एनी डिफरेंस। दोनों चीजें आप ले सकते हैं और आपका नीचे में जो डिनोमिनेटर में होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन x होगा। क्लियर है? अब निगेटिव टर्म क्यों है? निगेटिव टर्म ने इसलिए बताया था कि जब आप किसी भी बॉडी को अगर खींचोगे x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन और z डायरेक्शन से क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। x में आपका एक्सपेंशन हो रहा है, y एंड z में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम वहां पे क्या यूज करेंगे, निगेटिव यूज करेंगे। गॉट इट? सो एप्सिलॉन y बाय एप्सिलॉन x। सो एप्सिलॉन y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, एप्सिलॉन y इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन x। सो यहां पे आ गया म्यू ऑफ एप्सिलॉन x। तो क्या हम एप्सिलॉन x के जगह वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि म्यू ऑफ सिग्मा x बाई ई, क्या इसको इस जगह पे लिख सकते हैं? क्योंकि एप्सिलॉन x तो आपने लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आप एप्सिलॉन y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन x बाई, तो दिस इज द सेकेंड टर्म जो आपको क्लियर हो गया क्या कहला रहा है। क्लियर? ये आपका एप्सिलॉन y आ गया। ठीक है भाई, तो ये किस डायरेक्शन में है, ये तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। फर्स्ट वन इज गिवन, दिस इज द गिवन बाय द व्हाट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या आपका हो गया, लेटरल स्ट्रेन। इन y डायरेक्शन, क्योंकि दो डायरेक्शन है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब थर्ड केस क्या कहलाता है, थर्ड केस देखिए कि अब हम बात करेंगे z डायरेक्शंस का। गॉट इट? तो z डायरेक्शंस की बात करोगे तो क्या हो सकता है कि म्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एप्सिलॉन z बाय एप्सिलॉन x। इट्स वेरी क्लियर, इसमें कोई कहीं पे डाउट नहीं है आपको कि एप्सिलॉन z बाय एप्सिलॉन x क्यों हो रहा है। सो कैन यू राइट इट एज कि एप्सिलॉन z इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू एप्सिलॉन x, देयर इज नो एनी डिफरेंस।
सो जब आप इस तरीके से सवाल लिखोगे तो क्या हम एप्सिलॉन एक्स का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, अगेन इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन z इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स बाई, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स बाई। तो ये सारे के सारे टर्म्स, तीनों के तीनों टर्म्स जो हो गया वो क्लियर हो गया कि एप्सिलॉन एक्स क्या कहला रहा है, एप्सिलॉन वाई क्या कहला रहा है और एप्सिलॉन जेड क्या कहला रहा है। तीनों के तीनों चीजें क्लियर हो गया ना, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। दिस इज द इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3, तो अब इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द लेटरल स्ट्रेन, ना कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। अब आपका पहला टर्म्स तो क्लियर हो गया कि यूनी एक्सल डायरेक्शंस में आपके पास क्या हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बाय एक्सल डायरेक्शंस का या फिर ट्राई एक्सल डायरेक्शंस का, तो बाय एक्सल डायरेक्शन में दो एक्सिस लेंगे, प्लेन की बात करें, 2D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो कि आपको एक्स और वाई कंसीडर करेंगे, तो वो आगे हम डिस्कस करते हुए, उससे पहले हम आपको बताते हैं ट्राई एक्सल डायरेक्शंस की बात करें, व्हेन वी विल कंसीडर द एक्स वाई एंड जेड। अगर आप x को भी कंसिडर कर रहे हो, y को भी कंसिडर कर रहे हो और z को भी कंसिडर कर रहे हो, तो क्या टर्म्स आएंगे विद रिस्पेक्ट टू द एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर एग्जामिनेशन इन ऑब्जेक्टिव स्पेशली। कन्वेंशनल में तो आते ही आते, बट ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे कि ये बता दो कि x डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लें कि चेंज इन लेंथ कितने हो जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर लेंथ दिया हुआ है कि 2 मीटर 4 मीटर जो भी होगा, या 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी वैल्यू है, तो कितना चेंज इन लेंथ होगा अगर स्ट्रेन का वैल्यू दिया हुआ है। या फिर डायरेक्टली दे विल आस्क कि स्ट्रेन क्या होगा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में या फिर z डायरेक्शन में। सो कम टू द नेक्स्ट वन कि इफेक्ट ऑफ ट्रायक्सियल लोडिंग क्या कहला रहा है, ट्रायक्सियल लोडिंग का क्या इफेक्ट होगा। सेकंड केस, केस 2, इफेक्ट ऑफ ट्राई एक्सियल लोडिंग। फर्स्ट केस आपने ऊपर लिखा, इफेक्ट ऑफ, इसको केस 1 कर लीजिए। तो यूनिएक्सियल लोडिंग एंड ट्रायक्सियल लोडिंग की बात करते हैं। तो अब सवाल ये है कि ट्रायक्सियल लोडिंग का मतलब क्या हो जाएगा। सेम टू सेम फिगर ड्रॉ करेंगे, कब हम कोई बॉक्स लेते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं, जिसमें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। तो एक छोटू सा बना लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो एल बी डी एज इट इज, जैसे कि लास्ट फिगर में बनाया था, सेम टू सेम, देयर इज नो एनी चेंजेस। चेंजेस क्या होगा, स्ट्रेसेस का चेंज होगा, बस स्ट्रेस का चेंज होगा, और कहीं पे कोई चेंज नहीं करेंगे। दिस इज द सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, दिस इज द सिग्मा जेड। ओके, तो एलबीडी एज इट इज ले लो यहाँ पे कि ये आपका एल था, ये आपका बी था और ये आपका डी वाला टर्म था, तो इसको डी ले लिया, इसको आपने बी ले लिया, इसको आपने एल ले लिया। ओके, तो ये एक्स वाई जेड, इसी तरीके से फिगर लास्ट वाले जो फिगर था केस 1 था, केस 1 में सेम चीज था कि कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में हम ट्रायक्सियल लोडिंग लगा रहे हैं। ट्रायक्सियल लोडिंग कहने का मतलब हो गया कि तीनों डायरेक्शन में सिग्मा एक्स भी है, सिग्मा वाई भी है और सिग्मा जेड भी है। ऐसे सवाल आपके पेपर में आएंगे और काफी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस काफी कम आता है, काफी जैसे कि गेट के एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, ईएस में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ईएससी की अगर हम बात करेंगे, स्टेट सर्विसेज की बात कर लेंगे, तो दे विल आस्क वेरी स्मॉल क्वेश्चंस कि चलो सिग्मा एप्सिलॉन एक्स के फॉर्मेट में निकाल दो, एप्सिलॉन वाई का डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेते हैं, या ऐसे कुछ वैल्यू दे देंगे, सिंपल सा वैल्यू जिसको आपका कैलकुलेट करना हो, जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर गेट की बात करते हो तो गेट में काफी अच्छे क्वेश्चन हो सकता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में पूछना है आप एक्स वाई जेड तीनों को कि क्या होगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या कॉम्प्रेसिव है या एक्सटेंशन, जो भी टेंजाइल हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आपको ऑलरेडी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बता रखे हैं कि जो हम टेंजाइल लेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा, जो हमारा कॉम्प्रेसिव होगा वो हमारा निगेटिव होगा। सो यहां पे अगर हम एप्सिलॉन एल की बात करें,
यानी कि एप्सिलॉन एक्स। तो एप्सिलॉन एक्स बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा एल बाई एल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इन द एक्स डायरेक्शन। उसी तरीके से अगर हम एप्सिलॉन वाई की बात करेंगे तो y में हमने b लिया है, ऊपर वाला डायरेक्शन y है तो b है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी कि डेल्टा b बाई b इन द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इन विच डायरेक्शन, y डायरेक्शन। सो क्या हो जाएगा, सिग्मा x इक्वल्स टू एप्सिलॉन l बाई l। सो इस तरीके से लिखेंगे इसको, सिग्मा x बाई e माइनस म्यू ऑफ सिग्मा y बाई e। एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल, एक्स डायरेक्शन की बात करें सिग्मा एक्स बाई माइनस म्यू ऑफ सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू ऑफ सिग्मा जेड बाई ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर केस नंबर 2। उस तरह से नीचे एप्सिलॉन वाई में क्या लोगे आप, डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा। अब देखो यहां पे आप तो अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स, फिगर पे आ जाइए एक बार, जब आप फोर्स लगा रहे हैं वाई डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो बाकी के दोनों डायरेक्शन चाहे एक्स हो या जेड हो, दोनों इसके लिए क्या हो जाएंगे, लेटरल डायरेक्शन यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन क्या कहलाएगा इसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बाई ई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड बाई ई। गॉट इट। क्योंकि बाकी के टर्म्स क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स कह लो या लेटरल कह लो, कोई भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आ जाइए नेक्स्ट वन। सो एप्सिलॉन वाई इक्वल्स टू डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई बाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा जेड बाई ई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आइए थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन फॉर द थर्ड डायरेक्शन कौन सा होगा, एप्सिलॉन जेड दैट इज द डेल्टा डी बाई डी, क्योंकि तीसरा डायरेक्शन तो आपने डी लिया है ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा जेड बाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा एक्स बाई माइनस ऑफ म्यू सिग्मा वाई बाई ई। तो इस तरीके से आपको तीनों का तीनों इक्वेशन समझ में आ गया कि अगर हम एक्स डायरेक्शंस की बात करें तो वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगा। जब हम एप्सिलॉन एक्स की बात करते हैं, वाई डायरेक्शंस की बात करते हैं तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और बाकी के वाई एंड एक्स, अगर वाई की बात करते हो तो जेड और एक्स जो हो जाएगा वो ट्रांसवर्स हो जाएगा। जेड की बात करोगे तो जेड में एक्स और वाई उसका ट्रांसवर्स हो जाएगा, बाकी के आपके एप्सिलॉन एक्स जो होगा, एप्सिलॉन जेड जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएंगे। किसी भी केसेस में आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे एक्स की बात करो, वाई की बात करो, जेड की बात करो। जस्ट क्लियर ईच एंड एवरीथिंग कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस क्या होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शंस क्या होते हैं, और उसको कैसे हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं और उसका रिलेशंस क्या होता है। तो एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड, दैट्स इट। नाउ द टर्म इज दिस कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। they may be negative in any directions, they may be positive in any direction, that depend upon the question पे variations हुआ, question में जैसा भी आपके पास terms लिखे होंगे कि x direction will be tensile और y direction will be compressive, and there may be कि y direction will be the tensile and x direction will be compressive, that depends upon the question। so आइए सवाल क्या कहता है, क्योंकि वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू डी। you just write it as कि v equals to L इंटू बी इंटू डी। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बचपन से पढ़ते आए हो आप। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इंटू बी डी, डेल्टा एल इंटू वी डी प्लस एल इंटू डेल्टा बी इंटू डी, या फिर वही डेल्टा लिख दूं, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, थोड़ा इजीएस्ट कन्वीनियंट हो जाएगा समझने में, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी ये आपका डेल्टा एल इंटू बी डी
और एल इंटू डेल्टा बी डी, ये डेल्टा बी डी एक साथ है, ये डेल्टा एल आपका एक साथ है, प्लस एल इंटू बी इंटू डेल्टा डी। गॉट इट। तो डेल्टा डी का मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन, बी का मतलब क्या होगा, चेंज इन लेंथ इन वाई डायरेक्शन, और एल का मतलब क्या होगा, डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। सो कैन वी डिवाइड दी होल इक्वेशन बाय कंप्लीट वॉल्यूम, एलबीडी एलबीडी एलबीडी, यहां पे भी हम लिख सकते हैं ना इसको कि डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल इंटू बी डी बाई एल बी डी, एल इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा बी इंटू डी बाई एल बी डी। द होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, दोनों साइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में लेफ्ट एल एच एस और एच एस दोनों में डिवाइड कर दिया, तो डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म्स होंगे नोमिनेटर से वो कट, जो भी कटना होगा कट जाएंगे। तो देखिए कौन कौन से टर्म्स कटते हैं, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एट द एंड v इक्वल्स टू क्या होता है, एलबीडी, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू एलबीडी ही होता है, तो जो भी टर्म्स कटने हैं यहां से वो कट के बाहर निकल जाए। कौन कौन से टर्म कटेंगे देखिए, तो डेल्टा एल बाय डेल तो रहेगा ही रहेगा, बचेगा क्या, ये दोनों कट जाएंगे, ये कटेगा यहां से, ये कटेगा, ये बी बच जाएगा, एल ये बच जाएगा डी। सो कैन वी राइट इट एज कि डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या लिखोगे, एप्सिलॉन वी, क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन वी, दिस इज द एप्सिलॉन वी। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा डी बाई डी। सब सवाल ये है कि डेल्टा एल बाई एल क्या कहलाता है, एप्सिलॉन एक्स, डेल्टा बी बाई बी क्या कहलाता है, एप्सिलॉन वाई, और डेल्टा डी बाई डी क्या कहलाता है, एप्सिलॉन जेड। सो जस्ट राइट इट एज कि एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। एंड आई होप सो कि रिमेंबर पीछे भी आपने एप्सिलॉन एक्स और एप्सिलॉन वाई और एप्सिलॉन जेड का वैल्यू निकाला था किस तरीके से, गॉट इट। ऊपर देखिए यही तीनों निकाला था ना, एप्सिलॉन एक्स क्या कहलाता है, एप्सिलॉन वाई क्या कहलाता है और एप्सिलॉन जेड। हो सकता है कि कोई पॉजिटिव होगा, हो सकता है कि कोई निगेटिव होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या मतलब है, जो हमारा क्वेश्चंस कहेगा, जो हमारा प्रॉब्लम कहेगा, जो हमारा एप्लीकेशंस कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे और ये आपका निकल जाएगा इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इस तरीके से आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई कि एप्सिलॉन वी क्या कहला रहा है, तो एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। So the volumetric strain is equals to the summation of linear strain in three mutually perpendicular direction on the substituting the value of epsilon x, epsilon y and epsilon z, and when we will simplify the volumetric strain is given by what, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इक्वेशंस थे आपके पास पीछे, इधर देखिए कुछ वैसा तो होगा ना कि कटेगा, बिकॉज एज यू सीन हेयर कि एप्सिलॉन एक्स के केस में सिग्मा एक्स बाई ई है माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई है, और अगर वही चीजें आप देखोगे तो एप्सिलॉन जेड के केस में भी आ रहा है माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, तो कैंसिल होने के बाद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के लिए, तो इस सिंप्लीफिकेशन में क्या दिखेगा, किस तरीके से सिंप्लीफाई हो पाएंगे। तो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट अ स्मॉल स्टेटमेंट कि द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is equals to summation of linear strain in three mutually perpendicular direction. Got it? Perpendicular direction on substituting
क्या हो जाएगा, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, वैल्यूज पुट करोगे, एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई एंड एप्सिलॉन जेड, एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन the volumetric strain is given by क्या हो जाएगा हीरो, देखिए एप्सिलॉन v इक्वल्स टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z बाई e into 1 minus 2 mu, one of the most important equation. This is the one of the most important equation. So इस क्वेश्चंस को रट लीजिए, ध्यान में रखिए कि अब देखो एप्सिलॉन एक्स, आप सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड के फॉर्मेट में आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड के फॉर्मेट में कुछ तो होगा, क्या था पीछे एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन वी के केस में क्या था, एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, तो क्या हम लिख सके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेसेस, आप जब अगर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड तीनों को अगर ऐड कर दोगे, तीनों को स्ट्रेसेस ही तो फाउंड आउट हो रहा है ना, और तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। उसके साथ साथ अगर आपके पास ये कहते हैं, सपोज दैट कि सवाल ये है कि ट्रायक्सियल लोडिंग लगाते हैं, ट्रायक्सियल लोडिंग में तीनों साइड से बराबर लोड लगा रहे हैं, ट्रायक्सियल लोडिंग में तीनों साइड से इक्वल फोर्सेस या इक्वल लोड अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड, देन व्हाट विल हैपन, तो जस्ट टेक इट एज कि सिग्मा एक्स इक्वल्स टू सिग्मा वाई इक्वल्स टू सिग्मा जेड इज इक्वल्स टू सिग्मा, तीनों को जब ऐड कर लोगे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, तो 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा बाई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, और क्या हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, क्या इज इट पॉसिबल, बिकॉज एप्सिलॉन वी की बात कर रहा है तो एप्सिलॉन को हम और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि k इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस की बात करें तो बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस वाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, पीछे आ जाइए लास्ट क्लास में जो हमने हुक्स लॉ में डिस्कस किया था कि इलास्टिक मॉडुलस में यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बाद थर्ड टर्म जो बताया था आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपको ये बताया था कि सिग्मा का जो के का जो वैल्यू होता है, के इक्वल्स होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन वी, सो कैन वी चेंज द वैल्यू कि एप्सिलॉन वी जो है, एप्सिलॉन वी को हम सिग्मा और के टर्म्स में ला सकते हैं, वेरी सिंपल, so just write it with respect to the some cases कि for the case number 1, so I'll look guys, देखिए कैसे, just a moment, special case 1, special case 1, okay, तो if sigma x is equals to sigma y is equals to sigma z is equals to what, sigma, तो एप्सिलॉन v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा y e इंटू 1 माइनस 2 म्यू, गॉट इट, सो अब आपके पास जो टर्म्स बताए थे हमने, क्या बताया था आपको कि k बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन v, याद आया, तो एप्सिलॉन v बराबर एप्सिलॉन v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय k, दिस इज द टर्म, तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन v के जगह पे सिग्मा बाई के इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द सिग्मा बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो क्या आप ई को उठा के इधर ले आ सकते हो, ई को हमने इधर ले आया, चलिए आ गया, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द के इंटू 1 माइनस 2 म्यू, लास्ट क्लास में इक्वेशन बताया था, याद आया, यही क्वेश्चन था ना कि E इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू और E इक्वल्स टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, दो इक्वेशन याद कराए थे, बोले दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर योर ऑब्जेक्टिव, चाहे आप गेट की बात करो, येस की बात करो, कोई भी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात कर लो, एसएससी जेई का भी बात कर लो, ये सारे जगह पे ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, the first equation is, listen carefully, E equals to 3k into 1 minus 2 mu, and the second equation is the E equals to 2g into 1 plus
mu. Got it? So this is all about the first case. This is the first case or special case 1. Now come to the second case कि अगर ऐसा केस होता, अगर ऐसा कोई बॉडी है जिसमें भी किसी भी तरीके का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो स्पेशल केस नंबर 2 कि इफ on the loading condition, if any loading condition there is no volume changes, then what will happen? Obvious सी बात है कि epsilon v is equals to 0. तो जब epsilon v is equals to 0 होगा तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक जब बल्क मॉडुलस मैंने आपको बताया था तो वहां पे टर्म्स बताए थे कि म्यू 0.5 कैसे क्लासिफाई होता है, कैसे आ रहा है हमारा 0.5. कोई भी मटेरियल लिया हमने, उसको या तो टेंजाइल फोर्स लगाया या कंप्रेसिव फोर्स लगाया, अगर उस मटेरियल में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, गॉट इट, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में उस मटेरियल के लिए जो म्यू का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0.5. कितना हो जाएगा, 0.5. तो नाउ कम टू द स्पेशल केस नंबर 2. स्पेशल केस 2, if on loading no volume change occurs, then epsilon v is equals to 0. या फिर ये भी लिख सकते हो, इधर ये भी लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, कि सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z शुड बी 0. कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें लिख सकते हैं आप, ठीक है. और क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू भी 0 लिख सकते हैं. तो जब ये भी लिखोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि दैट इज 0.5. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर म्यू का वैल्यू 0.5 आ रहा है कि इफ ऑन लोडिंग elastic metal represent no volume changes, then summation of normal stresses in 3 mutually perpendicular direction must be 0. Summation of 3 mutually perpendicular direction must be 0 because why? म्यू को 0.5 दिख रहा है, तो एक टर्म्स लिख लेते, छोटा सा लाइन लिख लेते हैं. आ जाइए यहाँ पे, छोटा सा लाइन है, स्टेटमेंट. इफ ऑन लोडिंग इलास्टिक मेटल, आई होप सो कि आपको पॉइजन्स रेशियो का सारा वैल्यू याद होगा. अगर याद नहीं तो प्लीज लर्न कर लीजिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कौन सा वैल्यू क्या होता है. नो वॉल्यूम चेंज, देन समेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस in 3 mutually perpendicular direction must be 0. ओके, तो दिस मस्ट बी 0 और दिस शुड बी 0. तो ये तो आपको पहला टर्म आ गया. एंड नाउ व्हाट विल हैपन, एंड द नेक्स्ट वन कि अगर हम किसी भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, ये तो अपने रेक्टेंगुलर बॉडी की बात किया जहां पे एक्स वाई जेड टर्म्स यूज हो रहे थे. लेकिन अगर सवाल सिलिंड्रिकल बार की आ जाए, अगर सवाल सिलिंड्रिकल बार और स्फेरिकल बॉडी के आ जाए, तब क्या करोगे आप? अभी तक आपने दोनों केसेस देखे, यूनिएक्सियल डायरेक्शंस की बात किया आपने, ट्रायक्सियल डायरेक्शंस की बात किया, ट्रायक्सियल लोडिंग की बात किया, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों को हमने कंसिडर किया. तो यही सवाल रेक्टेंगुलर से रिप्लेस करके किसको करते हैं, सॉलिड
सिलेंड्रिकल बार। उसके बाद सॉलिड स्फेरिकल बॉडी की बात करेंगे, सॉलिड स्फेरिकल हो जाएगा सॉलिड, क्योंकि देखो पेपर में आपसे, आपको तो पता नहीं क्या पूछेंगे, तो आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर होना होता है कि चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आई नो आई कैन आंसर, इतना होना चाहिए आपको, ठीक है ना। कहीं से भी कोई सवाल उठा के पूछ लिया जाए, आप आसानी से उसका आंसर कर सको। तो द नेक्स्ट हेडिंग एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सॉलिड सिलेंड्रिकल बार। सॉलिड सिलेंड्रिकल बार, ओके। तो सॉलिड सिलेंड्रिकल बार की अगर हम बात करते हैं, एक छोटू सा फिगर देखते हैं। दिस इज द डी, दिस इज द एल, ओके। तो यही आपको सिलेंड्रिकल बार तो दिख गया। तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टोटल लेंथ, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टोटल लेंथ, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो चलो भाई, वॉल्यूम पता है हमें कि पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर ले, टोटल वॉल्यूम हमारा निकल गया। लेकिन अगर हम डेल्टा वी की बात करते हैं, तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी के केस में लिखेंगे पाई बाई 4 तो कॉमन है, रहने दीजिए कॉमन इसको हर जगह से, तो डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल प्लस एल इंटू 2 टाइम्स ऑफ द डी इंटू डेल्टा डी कर लीजिए इसको भी। ओके, क्यों, अब तो जैसे वॉल्यूम की बात करोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स वाई एंड जेड, तीनों की बात करेंगे ना। तो एल डायरेक्शन विल शो व्हाट, एल विल शो द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और बाकी के जो ट्रांसफर डायरेक्शंस होंगे दैट विल शो व्हाट, वाई एंड जेड डायरेक्शन। दैट्स व्हाई वी आर रिटन हियर 2, यहाँ पे 2 लिखने का मतलब यही होता, और कोई मतलब नहीं था। या तो अलग अलग लिखो फिर से आप कि एल इंटू डी इंटू डेल्टा डी और प्लस एल इंटू डी, तो दोनों को एक साथ को मर्ज करके लिख देते हैं ना, कि एल इंटू टू इंटू डी इंटू डेल्टा डी, दैट्स इट। सो अब सवाल ये है कि डेल्टा वी बाई वी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। एलएचएस के साइड और आरएचएस के साइड दोनों तरफ से निकालेंगे। तो जब डेल्टा वी बाई वी करेंगे हम, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू जो भी टर्म्स होंगे हमारे आते जाएंगे, तो यहां पे क्या बच जाएगा आपका, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा डी बाई डी। देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, सो ध्यान से सुनिए। आपने इक्वेशन लिखा कि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस एंड 2 टाइम्स ऑफ द ट्रांसफर डायरेक्शन। रीजन ये था कि एक वाई डायरेक्शन है और एक जेड डायरेक्शन है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब सवाल यही है कि दोनों साइड से, एलएचएस के साइड और आरएचएस के साइड, अगर हम वी से डिवाइड करते हैं, यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो आरएचएस के साइड वॉल्यूम को लिखेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल। तो बाकी के जो टर्म्स हैं, बाकी के जो टर्म्स हैं वो तो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी के जो टर्म्स हैं वो कट जाएंगे, जो बचेगा वो वही बचेगा जो आपके सामने है। गॉट इट, समझ में आ गया। सो आई थिंक सो, अगर इसको इक्वेट करना है तो आई जस्ट गोइंग टू राइट द फॉर्मूला है, देयर इज नो एनी बिग डील कि कैसे ये चीजें आए हैं। तो देखिए जैसे कि, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि आपने सॉल्व करके नहीं दिखाया, तो जस्ट यही इक्वेशंस आएंगे, तो आई एम जस्ट सॉल्विंग विद डिफरेंट कलर। देखिए पाई इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बाई 4, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, गॉट इट, इंटू एल। तो ये आपका टर्म्स आएंगे पहला। दूसरा एल इंटू 2 इंटू डी इंटू डेल्टा डी पाई बाई 4 बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4
इंटू एल। अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट के हटाते हैं। तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 से पाई डी स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, बचिए क्या डेल्टा एल बाई एल। यही चीज तो बता रहा था ऊपर। यहाँ देखिए आपको पाई डी स्क्वायर बाई 4, सॉरी डी स्क्वायर से नहीं कटेंगे, डी एक तो बच जाएगा ना आपका। तो चलिए पाई से पाई कैंसिल, पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये भी कट गया। एक डी से एक स्मॉल कैपिटल डी कट गया, बच गया क्या 2 बच गया आपका यहाँ पे, डेल्टा डी बच गया यहाँ पे, और एक छोटू वाला डी ये नीचे बच गया। तो यही टर्म तो था यहाँ पे, मतलब ये 3 टर्म बच गए। तो इंस्टेड ऑफ दिस थिंग यू कैन जस्ट राइट इट एज कि 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा डी बाई डी, ये बचा हुआ टर्म यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल। वही चीज को यहाँ पे ऊपर लिखा हमने कि डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा डी बाई डी, दैट्स इट। सो जो ये टर्म्स हैं, दिस इज द टर्म्स कि ये आपको डेल्टा एल बाई एल क्या कहला रहा है। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये जो आपका 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा डी बाई डी है, ये क्या कहला रहा है। तो ये आपको क्या कहलाएगा यहाँ पे डायमेट्रिक स्ट्रेन, डायमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज द डायमेट्रिक स्ट्रेन। दिस इज क्लियर कि अगर आपसे पूछ रहे कि एप्सिलॉन वी और डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन वी डेल्टा एल बाई एल क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एल, और डेल्टा डी बाई डी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन डी। सो जस्ट राइट इट एज कि एप्सिलॉन वी प्लस एप्सिलॉन वी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ द डेल्टा टी। नाउ दिस इज क्लियर, ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर है कि कहाँ पे कौन से टर्म है, कैसे आए। सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। So now the next statement and next heading is what? Next heading is the volumetric strain in the solid spherical body. Next heading. Volumetric strain in solid spherical body. सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। सो एक छोटा सा स्फेयर ले लेते हैं, जैसे कि स्फेयर है। अब इसमें सवाल ये है कि इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करिए। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा साहब, 4/3, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, पाई आर क्यू। ओके, 4/3 इज इक्वल्स टू पाई आर क्यू, या फिर ये भी आपने पढ़ा होगा पाई/6 इंटू डी क्यू। दोनों का दोनों सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बस एक जो है वो रेडियस के फॉर्म में है, दूसरा आपको डायमीटर के फॉर्म में है। तो सवाल क्या है, सवाल ये है एप्सिलॉन वी का हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो ना यहाँ पे कोई लॉन्गिट्यूडनल है, तो चाहे एक्स डायरेक्शंस की बात करो, वाई डायरेक्शंस की बात करो, जेड डायरेक्शंस की बात करो, तीनों में तो सेम ही एक ही चीज है ना, डायमीटर। तो कहीं पे तो लेंथ नहीं आ रहा है, सब जगह बराबर है। तो जब सब जगह पे इक्वल टर्म है, हर एक किसी भी सेक्शन पे, किसी भी आपको एक्सिस पे चेक कर लो, चाहे एक्स एक्सिस की बात करो, वाई की बात करो या जेड की बात करो, तीनों में डायमीटर ही दिखेगा या फिर रेडियस दिखेगा। अगर सेंटर पॉइंट से लोगे तो रेडियस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू पाई/6 इंटू 3 टाइम्स ऑफ द तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी। ये 3 का मतलब क्या होगा, तीनों डायरेक्शंस की बात किया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड कर दो भैया, डेल्टा वी बाई वी पाई/6 इंटू 3 इंटू डी स्क्वायर इंटू डेल्टा डी। तो हम डायमीटर के फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो विल जस्ट टेक इट एज की पाई/6 इंटू डी क्यू। जो एलिमेंट कट सकता है उसको काटते हैं, ये दोनों कट गए और ये स्क्वायर से ये कैंसिल। तो क्या बच गया, ये 3 टाइम्स ऑफ द डेल्टा डी बाई डी। तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ आपको, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। रीजन ये है कि एज यू नो वेरी वेल कि डेल्टा वी बाई वी क्या लिखोगे, एप्सिलॉन वी, और डेल्टा डी बाई डी क्या लिखोगे, 3 टाइम्स ऑफ द एप्सिलॉन डी।
कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल एंड कि डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा एप्सिलॉन वी, और डेल्टा डी बाई डी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन डी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द स्फीयर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ द डायमेट्रिक स्ट्रेन। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायमेट्रिक स्ट्रेन, अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर के केस में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द डायमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम लॉन्ग सर्कुलर बार की बात करते हैं तो सर्कुलर बार के केस में हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ द डायमेट्रिक स्ट्रेन एंड 1 टाइम्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ध्यान सुनिएगा, 2 टाइम्स ऑफ द डायमेट्रिक स्ट्रेन एंड 1 टाइम्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको 1 बाय 1 करके मैंने समझा दिया कि कैसे हो सकता है। अब इस पे जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे इन सारे टर्म्स के जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जो क्वेश्चंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रीजन आपको बता दिया है कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे क्वेश्चंस, कुछ कन्वेंशनल, मोस्टली हम कन्वेंशनल क्वेश्चन को कवर करेंगे और वहीं पे कन्वेंशनल क्वेश्चंस के साथ साथ ये आपको बताते जाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या आते हैं और ऑब्जेक्टिव में अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्या पूछे जाते हैं। मैं गेट से लेके, चाहे गेट की बात करो, ईएसी की बात करो, स्टेट सर्विसेज की बात करो, या फिर आपको एसएससी जेई की बात कर लो, किसी भी मतलब एक जेई लेवल से लेके गेट ईएसी सारे एग्जाम के बारे में वहीं पे बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, गेट का लेवल क्या होगा, ईएस का लेवल, किसी भी स्टेट सर्विसेज की बात कर लो, इधर यू कैन टॉक अबाउट द जेपीएससी, बीपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी, एमपी पीएससी, आपको केपीएससी, कर्नाटका पीएससी, किसी भी स्टेट सर्विसेज की बात कर लो, गुजरात पीएससी और राजस्थान पीएससी, हर एक स्टेट सर्विसेज के लिए जो लेवल है वो क्या लेवल, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने ऑलरेडी इन चीजों को एनालाइज करा दिया है। तो फिर से मैं आपको दोबारा बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। सो अगले क्लास में हम देखेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चंस, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ बार। क्या हो जाएगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन, axial deformation of bar. Just a moment. तो डिफरेंट एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ बार, जैसे कि डेल्टा इक्वल्स टू पीएल बाई ए कैसे कैलकुलेट करते हैं और इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस होंगे, वो सारी चीजें पहले प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमने थ्योरेटिकल चीजें देख लिया तो उनके थोड़ा सा क्वेश्चंस देखना बनता है। तो पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड प्लीज like, share and subscribe this video and please share with your friends. So thank you everyone.